दिल्ली कोर्ट ने एक महिला अपराधी को 24 साल जेल में गुजारने की सजा देते हुए ये कहा कि इस महिला का इस सभ्य समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है और तो और इसने महिला कहलाने की सारी हदों को पार कर दिया है। कानून के नज़र में इसके जुर्म को देखते हुए जितनी सख्त से सख्त सजा दी जा सकती है वो इसकी हकदार है। और कोर्ट ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो एक औरत होकर मासूम लड़कियों की इज्जत बेचने का काम करती थी। लेकिन ये जितनी बदनाम थी उससे भी ज़्यादा बदनसीब थी, क्योंकि जो भी इस के प्यार में आया वो एक न एक दिन पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। वो भी एक बार नहीं बल्कि तीन तीन बार। लेकिन ये औरत खुद बची रही और देश भर में जिस्म फरोशी का धंधा फैलाने वाली लेडी डॉन बन गई, जिसके शिकंजे में कई सफेद पोश नेताओं के गला अटका हुआ है। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज मैं आपको क्राइम कनेक्ट पर कनेक्ट करूंगा सोनू पंजाबन के जिस्म फरोशी के बदनाम धंधे की सच्चाई से। वही सोनू पंजाबन जिसकी झलक आपने फुकरे फिल्म में भोली पंजाबन के कैरेक्टर में देखा होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी की तरफ जाऊं, आप हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अब तक यहाँ मैंने आपको क्राइम की कई कहानी सुनाई है और अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो एक बात गौर की होगी कि जितने भी ये बड़े गैंगस्टर होते हैं ये अपने असली नाम के अलावा एक और नाम रखते हैं जिससे वो क्राइम की दुनिया में जाने जाते हैं। सोनू पंजाबन भी कुछ ऐसा ही नाम है जिससे वो क्राइम की दुनिया में जानी जाती थी। लेकिन सोनू पंजाबन से अलग उसकी जो शुरुआती ज़िंदगी थी वो उतनी ही आम थी जितना कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नौकरी के तलाश में ट्रेन से उतरते हुए लोग। ये जो सोनू पंजाबन होती है वो रोहतक की रहने वाली होती है, एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रही होती है और उसका नाम होता है असली गीता अरोरा, जो काम के तलाश में नई दिल्ली आती है, देश की राजधानी में। और काम के तलाश में तो वो आती है लेकिन उसने पढ़ाई सिर्फ 10वीं तक ही की थी। ऐसे में उसे उस तरह की नौकरी मिल पाना बड़ा मुश्किल था। लोग जिसके तलाश में अक्सर होते हैं, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है, दिल्ली में ही रहती है और लगभग कई दिन गुजारने के बाद उसे एक ब्यूटी पार्लर में काम करने का मौका मिल जाता है। वहाँ काम करते हुए ही वो पहली बार जानती है कि ये जिस्म फरोशी का जो धंधा होता है वो चलता कैसे है, कैसे इसमें लड़कियाँ इन्वॉल्व होती है या कैसे लड़कियों को इस धंधे में फंसाया जाता है और इन सभी धंधों से पैसा कैसे बनता है। अब गीता अरोरा ये सब कुछ तो जानती है लेकिन उसका इस धंधे को कंटिन्यू करने का कोई इरादा नहीं होता है और ना ही वो इसमें घुसती है। उसकी ज़िंदगी फ़िलहाल अभी तक आम लड़कियों की ज़िंदगी जैसी होती है वैसी ही थी और किसी नॉर्मल लड़की की तरह वो शादी भी करती है एक विजय नाम के लड़के से। घर वालों के रजामंदी से ये शादी वो करती है। सभी खुश होते हैं, घर वाले भी। खुद जो गीता अरोरा होती है वो भी विजय के साथ खूब खुश होती है। सब कुछ उसकी ज़िंदगी में नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन एक बात जो नॉर्मल नहीं थी वो था विजय, क्योंकि विजय हरियाणा का एक हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल था जिसके तलाश में हरदम पुलिस लगी रहती थी कि उसे कैसे भी ढूंढा जाए, उसे ख़त्म किया जाए। और फिर होता भी ऐसा है, एक दिन उत्तर प्रदेश के हापुड़ में विजय जो होता है वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और उसका इनकाउंटर हो जाता है और गीता अरोरा विधवा हो जाती है। विजय के मरने के बाद गीता बिल्कुल अकेली हो जाती है। एक तो अभी जो दिल्ली शहर होता है उसके लिए वो भी एक तरह से अनजान ही रहता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। ऊपर से जिस ब्यूटी पार्लर में वो काम कर रही थी वहाँ से भी कुछ खास इतने पैसे नहीं बन रहे थे जिससे वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो यहाँ पे उसके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है और जिस धंधे के बारे में, जिस्म फरोशी के जिस धंधे के बारे में वो अब तक सुनती आई थी उसमें एंट्री ले लेती है और उसके बारीकियों को सीखने लगती है। कहते तो ये भी है कि वो बतौर कॉल गर्ल भी काम करना शुरू कर देती है और इन्हीं सब चीज़ों के दौरान वक्त बीतता है और उसकी मुलाकात होती है दीपक सोनू से। और दीपक सोनू गीता अरोरा की सुंदरता देखकर उससे प्यार कर बैठता है, इजहार करता है। फिर दोनों शादी कर लेते हैं और ऐसे ही उनकी एक बार फिर से जो गीता अरोरा की ज़िंदगी होती है
उनकी उसकी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि गाड़ी पूरी तरह से पटरी पर आती, फिर से नीचे खिसक जाती है। क्योंकि ये जो दीपक सोनू होता है, इसका भी पुलिस के साथ मुठभेड़ होता है, वो भी क्रिमिनल रहता है और वो भी पुलिस के एनकाउंटर में मारा जाता है। दूसरे पति के मौत के बाद गीता टूट जाती है, खुद को अभागन समझने लगती है। तभी इसी बीच उसका हाथ थामता है हेमंत सोनू। हेमंत सोनू उसके दूसरे पति का छोटा भाई होता है और जो अपने भैया के मर जाने के बाद भाभी से शादी कर लेता है और उसके बाद उसके साथ ही ज़िंदगी गुजारने लगता है। हेमंत सोनू का गीता के ज़िंदगी में आने के बाद उसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो जाती है। मतलब जो भी वो करती थी, उसमें वो दिन दूनी रात चौगुनी करने लगती है और एक तरह से उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चलने लगता है। और वो जो गीता अरोरा होती है, वो हेमंत सोनू से इतना प्यार करने लगती है कि यहीं से जो उसके नाम के पीछे सोनू लगता है, उसे वो अपना नाम बना लेती है और खुद को सोनू पंजाबन कहने लगती है और सोनू पंजाबन के नाम से ही जाने जाने लगती है। उसका धंधा भी खूब अच्छा चलने लगता है। अब तक जो वो जिस्म फरोशी का धंधा कर रही थी, अब उसे वो और भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है, इसके बारीकियों को सीखने के बाद और एक कंपनी खोल लेती है। अब यहाँ कंपनी से आप ये मत सोच लीजिएगा कि वो कोई अच्छी कंपनी खोल रहे हैं, क्योंकि ये जो कंपनी वो खोलती है, वो मासूम लड़कियों के ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए खोलती है। दरअसल वो अपने इस कंपनी में स्मार्ट लड़कों को हायर करती थी और उन्हें ये काम सौंपती थी कि तुम जाओ मासूम-मासूम जो लड़की होती है, सुंदर-सुंदर कॉलेज गर्ल, स्कूल गर्ल जो मॉडलिंग के क्षेत्र में हैं, ऐसी लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फँसाओ, उसे अपने करीब लाओ, उसके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाओ और फिर बाद में उसे इस धंधे जो जिस्म फरोशी का दलदल है, उसमें फँसाओ। और इसके लिए बाकायदा वो लड़कों को सैलरी देती थी, कमीशन देती थी और उसका ये धंधा चल पड़ता है। लेकिन यहाँ उसका धंधा तो चलने लगता है, लेकिन उसकी बदनसीबी दोबारा से नहीं कहिए, तिबारा से लौट आती है और जो उसका तीसरा पति होता है हेमंत सोनू, उसका भी पुलिस के मुठभेड़ में एनकाउंटर हो जाता है। अब गीता अरोरा जो सोनू पंजाबन बन गई थी, इसके उसके लिए ये कोई नया बात था नहीं कि उसके पति का एनकाउंटर हो गया है। ये तीसरी दफ़ा था और इसके बाद भी उसके धंधे को सँभालने के लिए कई लोग आते हैं, जिससे वो शादी तो नहीं करती हैं, लेकिन वो उसके काफ़ी करीब होते हैं और उन लोगों में से भी कई के एनकाउंटर हो जाते हैं। ख़ैर, अब तक वो सोनू पंजाबन बनकर दिल्ली के अलावा कई और स्टेट में भी अपना धंधा चला रही थी और एक पावरफुल औरत बनकर उभर रही थी क्राइम की दुनिया में, जो जिस्म फरोशी के धंधा का एक तरह से कहिए क्वीन बन रही थी और वो अपने जाल में फंसाए गए मासूम सुंदर लड़कियों के ज़रिए हाई प्रोफाइल लोगों की रातें रंगीन करती थी, जिस वजह से वैसे बड़े-बड़े लोगों के काले चिट्ठे भी सोनू पंजाबन के हाथों में होता था। जिस और उसका इस्तेमाल वो तब करती थी जब वो कभी किसी केस में फँसती थी, कानून के पकड़ में आती थी। कहते हैं उस पर कई केस चलते हैं, उस पर मकोका भी लगता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक कानून के शिकंजे में रहती नहीं है। जब कभी भी वो फँसती थी तो कोई न कोई सफ़ेद कॉलर वाला जो फरिश्ता होता था, जो उसके दलदल में फँसा हुआ था, वो सोनू पंजाबन को बचा ही लेता था। आगे चलकर लेकिन एक ऐसी वारदात होती है जिस वजह से सोनू पंजाबन भी पुलिस के पकड़ में आ जाती है। होता ये है कि इसका जो कंपनी होता है जिसके ज़रिए लड़के मासूम लड़कियों को फँसाते थे, उनमें से ही एक लड़का होता है संजीव बेडवाल। वो एक 12 साल के मासूम लड़की को अपने प्यार के जाल में फँसाता है और ना सिर्फ़ प्यार के जाल में फँसाता है बल्कि उसे जिस्म फरोशी के गंदे दलदल में भी उतार देता है। लेकिन वो जो मासूम लड़की होती है, वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी, जो एक बार अगर इस दलदल में फँस गई, तो उसे ही अपना किस्मत मान ले। वो तो बस इंतज़ार कर रही थी कि उसे एक मौका मिले और इन लोगों के चंगुल से वो आज़ाद हो जाए। ऐसा ही एक मौका काफ़ी लंबे समय के बाद उसे मिलता है और वो सीधे पहुँच जाती है पुलिस स्टेशन, जहाँ वो अपनी सारी बात बताती है, जिसके बाद पुलिस भी इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लेती है और काफ़ी मेहनत और हिम्मत के बाद वो जो संदीप बेडवाल होता है, उसके ज़रिए सोनू पंजाबन तक पहुँच जाता है। उसे भी सोनू पंजाबन को भी अपने हिरासत में ले लेता है और आगे जाँच-पड़ताल चलती है। उन पर मुकदमा चलता रहता है और साल 2017 आता है जब उन्हें दोषी करार दिया जाता है और सोनू पंजाबन को कोर्ट 24 साल की सज़ा सुनाती है जेल में रहने के लिए। और उसके साथ जो संदीप बेडवाल होता है, जो उस मासूम लड़की को अपने प्यार के जाल में फँसाता है, कोर्ट उसे भी 20 साल की सज़ा सुनाती है।
और ख़ैर उन लोगों पर और इनसे जुड़े जो लोग होते हैं उन पर और भी मुकदमा चलता है और यही वो मौका होता है जब कोर्ट ये भी कहती है कि सोनू पंजाबन के बारे में कि उसे इस सभ्य समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो भी हो लेकिन सोनू पंजाबन के इसी कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर आगे एक फ़िल्म बनती है जिसमें उसके कैरेक्टर से मिलती-जुलती ही एक कैरेक्टर को फ़िल्म में दिखाया जाता है। उसका नाम होता है भोली पंजाबन। फुकरे फ़िल्म में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो फ़िल्म के अंदर भी कुछ वैसा ही काम करते हुए दिखती है जैसा कि सोनू पंजाबन अपने असली ज़िंदगी में करती है। अब फ़िल्म वाले ऐसे कैरेक्टर्स को लेकर क्या सोचते हैं पता नहीं। हालाँकि फ़िल्म में उसे कई बार सुधरा हुआ भी दिखाया गया, लेकिन असल ज़िंदगी में जो सोनू पंजाबन होती है, वो कभी नहीं सुधरती है और अपने किए के लिए जेल भी जाती है। और जेल में जाने के बाद भी कहते हैं कि उसका जो ये जिस्म फरोशी का धंधा है, वो रुकता नहीं है। वो पहले ऑफ़लाइन चलता था, अब भी एक्टिव है और ऑनलाइन चलता है अब उसका धंधा। बाकी ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए, यही आज की कहानी का सबसे बड़ा सीख है और ख़ास कर लड़कियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जब कभी भी किसी अनजान शख़्स से या किसी से भी दोस्ती करते हैं, तो सबसे पहले उनकी जाँच-परख अच्छे से कर लें कि वो कैसा इंसान है, उसका परिवार कैसा है। नहीं तो सोनू पंजाबन जैसे जो लोग होते हैं, वो ताक लगाकर बैठे रहते हैं और लड़कियों का शिकार कर लेते हैं। आज के इस कहानी में, सोनू पंजाबन की कहानी में बस इतना ही। अब जाते-जाते आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही क्राइम और क्रिमिनल्स की कहानी लेकर मैं आता रहूँ, आपको सुनाता रहूँ और मिलेंगे नए सफ़र में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।